सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया आज एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे साथ मेरे मित्र हैं, राजीव। हेलो राजीव, जय भीम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो मैं ये कार्यक्रम सबसे पहले बताता हूँ लोगों की मैं कार्यक्रम क्यों बना रहा हूँ। मैं इस कार्यक्रम के थ्रू आज आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कि हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को फैलाना, उनकी किताबों को लोगों तक पहुंचाना कितना मुश्किल है। हम लोगों ने कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ तक कि उन लोगों को फोन करते हैं जिन्होंने हमसे कभी किताबें ली है या हमसे कभी इंक्वायरी कोई करी है। अननोन लोगों को तो हम फोन भी नहीं करते। और ये वो लोग हैं जिनके पास मेरे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई लेख जाते हैं। तो राजीव, सबसे पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूंगा। आप दर्शकों को बताइए कि आप कब से हमारे साथ जुड़े। जी, मुझे आपके साथ जुड़े हुए करीब करीब 8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए, मुझे भी इतना ही है। आठवां चल रहा है, 7 साल हो गए होंगे। आठवां आठवां चल रहा है। जब आप 2017 आए से थे, मैं। जब आपने मेरे साथ बाबा साहेब जी का प्रचार प्रसार शुरू किया था, तब लोगों के हम्म, ज्यादा किताबों के लिए, बाबा साहब की पढ़ने के लिए फोन आते थे या अब आते हैं? नहीं, उस समय पे लोगों को काफी रुचि थी किताब पढ़ने में, और किताबों के ऑर्डर आते थे। लेकिन आज के समय में तो बिल्कुल, पिछले कुछ अगर मैं 4 वर्षों में कहूँ तो बिल्कुल ही मतलब लोगों की रुचि भी कम हुई है, और लोगों ने मतलब किताबों के लिए हमें कोई मतलब ऑर्डर भी नहीं दिया कोई। देखिए तो मुझे मैं, याद। ठीक है, मैं अब जी। एक और बात बताऊं राजीव, आप भी सुनिए और बाकी सब लोग सुनिए। कल मुझे किसी ने मैसेज किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि किताबें बहुत महंगी है। तो मैंने उनको एक 10 मिनट के मैंने उनको एक मैसेज लिख के भेजा। फिर उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि भाई, मैं नहीं कहता, ये विचार मेरा नहीं है, ये और लोगों का है। तो मैंने जो उनको बात, फिर एक 10 मिनट का मैंने उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा, जो मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ सब लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात, मैं, क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं और क्योंकि हम उनकी किताबें और समाज से जुड़ी हुई और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताबें और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई किताबें, क्योंकि अर्थव्यवस्था बाबा साहेब जी का एक विषय था, अर्थव्यवस्था हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने उनको जो बात बोली है वो संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि देखिए, थोड़ी सी और अतिरिक्त बात बताऊंगा। सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, डॉक्टर अम्बेडकर जी किताबों के लिए उधार लेकर भी किताबें लिखते। दूसरी बात, अब आप ये बात समझिए, हम लोग अपने जीवन में हर चीज पर लगभग खर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए हम मकान बनाने में लाखों रुपया खर्चा करते हैं, कई लोग तो करोड़ों करते हैं, वाहनों पे लाखों करते हैं। जी। अगर आपने अपने जी। जीवन में 10-20 हजार 50 हजार भी अगर किताबों पे खर्च कर दिया, तो कोई ज्यादा नहीं है खर्चा, तो किताबों पे खर्चा कम है। दूसरी बात ये है कि ये सोच की बात है कि किसकी कैसी सोच है। मुझे किताबें पढ़नी होती है, तो मैं अमेरिका से भी किताबें मंगवाता हूँ, जर्मनी से किताबें मंगवाता हूँ, लंदन से किताबें मंगवाता हूँ, पूरी दुनिया से किताबें मंगवाता हूँ। कई बार एक एक किताब 2-2 3-3 हजार रुपए की होती है, और 200-250 पेज की किताब होती है। आने का भी लगता है। मेरे लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज ऐसी फैसिलिटी है कि मैं लंदन से या न्यूयॉर्क से किताब मंगा सकता हूँ। ये फैसिलिटी मेरे पास पहले नहीं थी। जी। और बड़े ताज्जुब की बात है कि हम लोग जब मैसेज भेजते हैं, पहले मैं ईमेल किया करता था, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं हम लोग, फेसबुक पे भेजते हैं, और अब तो हम कॉल करते हैं तब भी कोई किताब नहीं खरीदता। दूसरी बात ये कि देखिए, एक बात ये भी है कि जो सोच है ना, अब मैं एक बात बोलूंगा, बुरा नहीं माने सब लोग, आप शराब की दुकानों पर जाके सर्वेक्षण करिए, और कितने लोग अपने जीवन में शराब के ऊपर कितना पैसा लगाते हैं, और उस पैसे को आप कंपेयर करिए कि आपने जीवन में कितनी किताबें खरीदी है। बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर किताब आदमियों में से आते हैं, उनके पास हमेशा 3 किताबें 4 किताबें, वो चाहे इंडिया आए, चाहे वो कहीं कोरिया जाए, चाहे ताइवान जाए अमेरिका से, चाहे लंदन जाए, 3-4 किताबें हमेशा उनके पास होती है। किताबें क्या है कि आपको माइंड को अपडेट करना है, आपको माइंड को समझना है, और हमारी किताबें जो है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने अंतिम 15 वर्षों के अंदर ही प्रमुख किताबें उन्होंने लिखी हैं। और वो किताबें क्यों लिखता है, मैं क्यों लिखता हूँ, कोई इंसान क्यों लिखता है? वो इसलिए लिखता है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ये तो आपके लिए है और आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो
कार्यक्रम हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे राजीव। तो आपको कैसी, क्या लगता, अब आप कितने समय से लोगों को कॉल कर रहे हैं बुक्स के लिए? करीब करीब मुझे तीसरा वर्ष होगा मेरा ये। तीसरा वर्ष है, हमने उससे पहले कभी कॉल नहीं किया किसी को। इससे पहले तो हमने कभी कॉल। महीने में कितनी पुस्तकें के, हमारा जो हम लोग जो फोन करते हैं मैं बता दूं, उसमें हमारी 9-10 किताबें होती हैं, उसके लिए हम फोन करते हैं। और किताबों के लिए की कीमत में हम एक अमाउंट हमने ऐसा ऐड कर रखा है कि किताबें और डोनेशन। क्योंकि ये काम मैं आपको बताता हूँ, किताब लिखना, किताब को, बाबा साहेब की किताब को कई बार ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसमें सालों साल लग जाते हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट अभी तक भी नहीं हुआ है, हु वर शूद्र का, जो 2017 में शुरू हुआ था, हम अभी तक उसे पब्लिश नहीं कर पाए। उसकी ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल थी, कोविड आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो टाइपिस्ट थे हमारे, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। फिर हमें पूरी किताब किसी और से टाइप करवानी पड़ी। उसमें हमें पहले ऑलरेडी टाइपिंग का खर्चा दे चुके थे। अब हम जब किताब छापने जाएंगे तो अलग, हमारा ये जो जहाँ मैं बैठा हूँ ये ऑफिस है, ये रेंट पे है, इसका रेंटल अलग है। किताबें क्योंकि रखने के लिए एक और जगह रेंट पे है, जगह नहीं होती, रखने के लिए कहाँ रखेंगे, लोगों को पता ही नहीं है। तो कितने महीने में आप कितने लोगों को बेच पाते हो, ये तो बहुत, मुझे भी, आप सब वही लोग है कि देखिए जो कितने लोगों को बेच पाते हो। संख्या है वो बहुत कम है लेने वालों की। नहीं नहीं, आप और खुल के एक्चुअली बताइए, ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए बताइए। नहीं। मुझे हाँ, पता है, मैं मैं आपको मैं पिछले एक्चुअली महीने का, फरवरी का रिकॉर्ड बता दूंगा, पिछले एक महीने का। आप बताओ। महीने में दो, एक या दो, या ज्यादा से कभी ज्यादा कभी नहीं, अगर बीच में एक, हाँ, महीने में 2, 4 या 5 मैक्सिमम। हाँ, ज्यादा पिछले से महीने ज्यादा 5 चार हुआ, पांच। उससे पहले महीने में अगर 3-4 लोग भी खरीद ले। और इस पूरे एक महीने हम्म। में कितने लोगों को फोन करते हो आप? अब मान के चलिए कि रोज अगर मैं मतलब 50-100 कॉल करूं, तो भी आप मान लीजिए 1000 मान लू, एक मिनिमम। महीने में 1000 कर लेते हो? नहीं, 1000 तो नहीं कर पा रहे, 500 कर लेते हो? 1000 नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, 500 से ऊपर मान 500 लीजिए। कॉल करने पे वो लोग जो मिशनरी है, 500 कॉल करने पे 2, 4 या 5, मतलब ये जो परसेंटेज है, मुझे तो हम सिर पकड़ लेते हैं, हम ये क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाह रहा था कि मतलब वैसे मैंने देखा है लोग मतलब और चीजों पे तो पैसा खर्च देते हैं, मौज मनोरंजन पे और चीजों पे जिसकी जरूरत इतनी होती नहीं है। लेकिन जिसकी जरूरत ज्यादा है पुस्तकों की, अगर वो अपने पास रखेंगे भी तो आने वाले कई वर्ष तक वो उनके साथ रहेंगी और उनके काम आएंगी। अगर और आने वाले टाइम में उनकी जनरेशन भी पढ़ सकती है पुस्तकों को। मैं एक बात तो वो बताता हूँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो वो आने वाली जनरेशन भी उनकी पढ़ सकती है, पर वो वहां नहीं खर्चते। और कई लोगों से मेरी बात होती है तो मैं हैरान हो जाता हूँ, उन्हें शूद्र के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि बाबा साहेब जी ने जो पुस्तक लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उसके बेस पे ही आरबीआई की फाउंडेशन बनी थी। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं छोटी छोटी, ये पता ही नहीं है लोगों को कि बाबा साहेब जी ने जो ये पुस्तकें लिखी उनके बारे में, मतलब लोगों को पता ही नहीं है, और बाकी वो और चीजों पे पैसा लगाते हैं और चीजें करते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था। और राजीव, मुझे सबसे बड़ा मजेदार बात यह आती है कि जब मैं कई बार कई क्रिटिकल पोस्ट लिखता हूँ, आलोचनात्मक, तो लोग उल्टा मुझे कहते जी। हैं कि आपने फला किताब पढ़ी बाबा साहेब जी की। अरे भाई, 15 साल पहले वो किताब हम्म। गुमनाम, जो बाबा साहेब की किताब है, ये गुमनामी के घेरे में थी, या वो सिर्फ हम्म। चंद मौकों पर ही मिलती थी? सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताऊंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की जी। किताबों को ऑनलाइन, अमेजोन के आने से पहले, और तब नया नया फ्लिपकार्ट था, मैं ही ऑनलाइन लेकर आया। मैंने ही डॉक्टर अम्बेडकर जी का सबसे पहले एक चैनल उनके नाम से, अम्बेडकर टाइम्स, यूट्यूब पर शुरू किया। और मैं एक और बात बताऊंगा कि मेरा मकसद किताबें बेचना नहीं है। बहुत सारे किताबों के सेलर्स हैं, अब जब किताबों के सेलर्स के फोन आते हैं, मैं इतना परेशान हो गया। क्या हुआ कि लोग पढ़ते नहीं, बेचना शुरू कर दिए। अच्छा, मैं तो पढ़ता हूँ, और मैंने उनके, क्योंकि बाबा साहेब जी को पढ़ा इसलिए मैंने उनको बेचना, उनकी किताबों को बेचना शुरू किया। तो बेचना तो एक, इसमें बल्कि उल्टा लॉस हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत लोगों को बता दूं, मुझे इस बारे में कोई एतराज नहीं है। मैं प्रोफेशनली, मेरे पास 3 डिग्री हैं, लॉ की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दूसरी डिग्री मेरे पास साइकोलॉजी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और तीसरी मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसको कंप्लीट करने में 3 साल 8 महीने, और जिसकी तैयारी करने में 5 साल थिएटर और 1 साल स्टडी, फिल्म इंस्टीट्यूट से। और
मिशन से पहले मैं बॉम्बे में काम कर रहा था, स्टार स्टार वन और कई नामी डायरेक्टर्स के साथ। वो कुछ काम मैंने सहारा के लिए किया, कुछ काम मैंने ये बीबीसी बीबीसी के लिए थोड़ा सा राइटिंग का काम किया। तो मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स थे। तो उन दिनों क्या हुआ, जब फेसबुक भी नया नया आया और मैंने जब पोस्ट करना शुरू किया डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को, कुछ विचार क्रिटिकल भी थे, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट से हट गए। बहुत सारे मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर्स तो इतने नहीं थे। मैंने देखा कि उनको भी जो है ना अच्छा नहीं लगता था, और आज भी उन्होंने मन में एक पता नहीं किस बात की खटास पाल ली। और ये मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये वो लोग थे जो कि पूरी दुनिया जहान के इंटेलेक्चुअल्स की बातें करते हैं। उनसे चे गनेव, चे जो है, चे गनेव जो भी है, जो हमारे कोलंबिया वगैरह के थे, तो उनकी बातें करेंगे। रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, जहां बात डॉक्टर अम्बेडकर जी की आ जाती थी, वो चिढ़ते थे। तो जब उनकी चिड़न हुई तो मैंने और तेज किया मिशन। मैंने कहा चिढ़ने दो, ये कैसे इंटेलेक्चुअल है कि तुम दुनिया जहान के रेवोल्यूशन की बात करते हो और जहां अपने देश में, और तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तो हिंदुओं को अधिकार देने की जब बात होती है तो तुम चिढ़ के जाते हो। तो मैंने रेवोल्यूशन को और तेज किया, ये रेवोल्यूशन है, लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही। मैंने एक किताब लिखी। बाबा साहब जी ने कौन सी किताब लिखी थी? उनकी थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, रुपए की समस्या। मैंने 15 साल पहले पढ़ी। तब से मैंने इकोनॉमी के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। ये देखिए इतनी मोटी किताब, ये कार्ल मार्क्स की है। ये इतने छोटे फॉन्ट है कि आंख भी आदमी की थक जाए। इससे पहले एक और किताब मैंने पढ़ी इकोनॉमिक्स की, और भी कई किताबें पढ़ी। और 15 साल तक मनन करने के बाद जब मुझे इसमें कुछ ऐसा लगा कि आज के लोगों को बताना चाहिए, तो उसके अंदर मैंने और अच्छी व्याख्या आज के हिसाब से करके किताब लिखी, प्रकाशित की। और आप लोगों को हैरानी होगी कि अगर राज के द्वारा कुछ सेल नहीं होती तो अलग से जो सेल हुई है उसमें 10 किताबें भी सेल नहीं हुई। तो मैंने वो अर्थव्यवस्था में आंखें गड़ा के 1.5 साल 2 साल लगा के और 15 साल का मनन करके, मैं तो बेवकूफ हूँ क्या? तो भारत के लोग क्या हम गरीब हैं, ये दलित वर्ग बोलते हैं हम पिछड़े हुए हैं। अरे तुम पिछड़े ही रहोगे, तो गरीब ही रहोगे जब तक तुम बौद्ध बौद्धिकता को नहीं अपनाओगे। तो मैंने एक, परसों भी मेरे एक मित्र से बात हुई, मैंने कहा एक बात बताइए, आप भगवान बुद्ध की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा। 6 साल तक वो उस समय के भारत के जितने भी टॉप इंटेलेक्चुअल टीचर थे उनके पास वो ट्रेनिंग के लिए गए। उन्होंने ट्रेनिंग ली। राजकुमार थे, पहले भी उनको ट्रेनिंग खूब मिली होगी। इतना एजुकेशन, इतने ट्रेनिंग के बाद ही तो वो कुछ कर पाए। और यही बात बाबा साहब जी पे है। दिन रात वो इंसान पढ़ पढ़ के ये लोगों को देके गए हैं क्या? ऐसा समाज आप लोगों ने क्या दिया उनको? मुझे शर्म आती है अगर उनकी आत्मा तड़पती होगी। कुछ लोग कहते हैं हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं पूरे खत्म करो। जी, मैं अच्छे से एक बात खत्म और करो, कहना चाहूँ। मनुस्मृति लागू करो, मैं तो कहता हूँ। और मुझे शर्म नहीं है, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने 15 साल तक अपनी जवानी का बेस्ट टाइम, अपने करियर का बेस्ट टाइम एजुकेट करने में जो लोगों को दिया। और आज जो मैं देखता हूँ कि सिर्फ नीला पटका डालो, संविधान सिर पे रख के चलो, सेम मैनरिज्म, या माला चढ़ा दो, सेम मैनरिज्म जिसके विरोध में आप थे, आज पूरा सेम मैनरिज्म, सेम कस्टम्स फॉलो कर रहे हो। सेम कस्टम और मैनरिज्म का मतलब है कि कुछ भी मानसिक रूप से चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली तैयार अपने आप को नहीं कर रहे हो बदलती परिस्थितियों के लिए। और ये मैसेज, मैं एक खास बात कहूंगा, ये मैसेज खाली दलित वर्ग के लिए, ओबीसी है, शेड्यूल ट्राइब वर्ग के लिए नहीं है। ये मुसलमान के लिए भी है, ये राजपूत के लिए भी है, ब्राह्मण के लिए भी है, ये वैश्य के लिए भी है। जो मैंने अर्थव्यवस्था की किताब लिखी वो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं लिखी, वो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लिखी। हम्म। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा राजीव, अभी दर्शकों के सामने आप एक आध कॉल करिए, थोड़ा हमारे पास टाइम है।
जरा दर्शकों को भी एक नजारा दिखाया जाए। अब आप आइए, आप कॉल करेंगे और दर्शक सुनेंगे कि देखिए क्या बिहेव, क्या होता है लोगों का, हाँ, प्रक्रिया है। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कहना चाह रहा था बोलिए। कि एक्चुअली जब लोग बात तो कई बार लोगों से बात बहुत ज्यादा हो जाती है, लंबे समय तक बात होती है, तो वो बात तो पूरी ऐसे करते हैं कि मतलब हमें, मतलब ये बाबा साहेब जी का जो है पढ़ना चाहिए साहित्य, और सब कुछ बात होने के बाद, काफी सब कुछ समझने के बाद, बात होने के बाद वो फोन नहीं उठाते जब उन्होंने टाइम दिया होता है लेने का। तो एटलीस्ट मतलब फोन उठाना चाहिए, उन्हें फोन उठा के बात करनी चाहिए कि अब नहीं ले सकते या कुछ भी है, लेकिन फोन ही नहीं उठाते वो। और मतलब उस समय पे जो उनका जो बिहेवियर होता है, जैसे फोन काट देना, तो थोड़ा सा ये लगता है कि एटलीस्ट मतलब उनको बात करनी चाहिए, बस ये है। मैं यहाँ पर एक बाकी बात बताता हूँ, लोगों को एक जानकारी देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जो प्रचार पर लगभग 7 से 10 हजार करोड़ रुपए का अनुमान है कि खर्चा हुआ है 11 सालों में। वो खर्चा नरेंद्र मोदी जी पर नहीं, एक आइडियोलॉजी पे खर्चा हुआ है। अब सरकार लगभग 8,700 रुपया करोड़, 8,700 करोड़, मतलब लगभग जब तक वो खर्चा होगा 9-10 हजार करोड़ खर्चा क्रिएटर्स के नाम पे कर रही है, जो एक आइडियोलॉजी के लिए होगा। देखिए, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप ये देखिए भारत में रोज, अगर भारत में तरक्की हुई है, अगर ये आइडियोलॉजी से ही तरक्की हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खाली संविधान उठा के अपने आप को अम्बेडकरवादी नहीं कह सकते। और इसलिए आप जी। सिर्फ हिंदू हो कह के राष्ट्रवादी नहीं बन सकते। तो आज भारत में 615 लोग रोज भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? अगर 11 सालों में तरक्की हुई है तो 2.25 लाख लोगों ने वर्ष 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ी। 2023-24 का आंकड़ा नहीं आया अभी। तो रोज लगभग 615 लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो ये जो आगे और 10 हजार करोड़ इन्वेस्ट होगा, ये भी उस आइडियोलॉजी में जाएगा। लेकिन जो हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी तो मातृभूमि की आइडियोलॉजी है, असली आइडियोलॉजी हमारी है, भारत के श्रमिकों की, भारत के किसानों की। ये आइडियोलॉजी तो बाबा साहेब की है, भारत की महिलाओं की। बौद्ध धर्म क्या कोई दलितों का धर्म था? वो तो क्षत्रिय थे। हम जातिवाद मान रहे कि हम भगवान बुद्ध को नहीं मानेंगे कि भैया वो तो क्षत्रिय थे? नहीं, हम भगवान बुद्ध को मानेंगे कि ये आइडियोलॉजी हमारे देश की, हमारी मातृभूमि की आइडियोलॉजी है। तो मैं सबसे कह रहा हूँ, एक तो दारू की दुकानों पे लाइन लगाना बंद कर दो, किताब लगा पकड़ लो, अच्छी किताबें पकड़ो, अच्छे बौद्ध लोगों की किताबें पकड़ो, बुद्धिजीवियों की किताबें पकड़ो। तो आप, मैं कहूंगा कि एक आध कॉल करे, देखिए जरा, जी। बड़ा अच्छा लाइव बनेगा। आप लोग देखते रहिए कि किस तरह से मेहनत होती है, और क्या, कितनी देर, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, मेरे सामने ज्यादा फोन नहीं किए, लेकिन किस तरह से हेलो। काम होता है। हेलो। जी, मेरी बात कुलदीप कुमार जी से हो रही है? कुलदीप कुमार जी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं दिल्ली से बात कर रहा था आपसे, राजीव बोल। जी कुलदीप जी, एक्चुअली हम लोग डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब जी के अनुयायी हैं, और बीते 16 वर्षों से बाबा साहेब जी का और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम लोग। जिस कार्य को हम पुस्तकों के माध्यम से कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे समाज के 5 लाख लोग हमें जानते हैं। दिल्ली में हमारा प्रकाशन है, हमारी वेबसाइट भी है, और यूट्यूब पे ही हमारे अकेले 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है। तो एक्चुअली इस कार्य को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी डालना चाह रहा था। कुलदीप जी, हम इस कार्य को व्यवसाय के लिए नहीं कर रहे। एक्चुअली हम, हाँ, हम एक्चुअली अपनी खुद की अर्निंग छोड़ के आए हैं इसमें। तो और हम बाबा साहेब जी से भावुक होकर जुड़े हैं, उनके ऊपर कार्य करते हुए। तो हमें 16 वर्ष हो गए, और बीते 16 वर्षों से बिना छुट्टी लिए हुए हम लोग दिन रात बाबा साहेब जी का और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कुलदीप कुमार जी, दिल्ली में एक शख्स है निखिल सबलानिया जी। जी, आप जानते होंगे। वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, और पुस्तकें लिखते हैं बाबा साहेब जी की।
लगातार कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया था और बाबा साहेब जी का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। जी, काफी इंटेलेक्चुअल है निखिल जी। कई सारी चीजें करने के बाद वो, मतलब वैसे वो बॉम्बे में थे, डायरेक्टर थे, राइटर थे, प्रोड्यूसर थे। SRFTI में उनका सिलेक्शन हुआ था, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट एंड टेलीविजन में टॉप 10 में। देन वो वहाँ से बॉम्बे चले गए, जहाँ दिल्ली से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी ऑनर्स में। बॉम्बे में उन्होंने BBC में, NH1 जापान में कार्य किया, और स्टार वन, आपको पता होगा, एक चैनल, उसमें कार्य किया। उनकी मूवी चाइना में भी सिलेक्ट हुई थी, पेचिंग में। तो वहां से वो बाबा साहेब जी के ऊपर मूवी बना रहे थे, तो वो करते करते उससे इतने प्रभावित हो गए, उनके पर्सोना से, उनके व्यक्तित्व से, कि सब कुछ छोड़ के वापस आ गए। मतलब उनका कैरियर जो है, बना बनाया कैरियर था उस समय वहाँ पे, और एज भी उनकी 27 थी। वो सब छोड़ के वो वापस आ गए। फिर उन्होंने यहाँ पे आके लॉ करी अलग से, क्योंकि वो पुस्तकों का कार्य करना चाह रहे थे। तो ये कार्य करते करते उन्होंने अपना चैनल बनाया, कई लोगों को उन्होंने जागरूक किया, जैसे पूना फैक्टर और उसके दुष्परिणाम, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, ऐसे वीडियोस में लाखों व्यूज है हमारे। और लॉर्ड बुड्ढा टीवी ने भी प्रेस किया हमें, हमारे वीडियो को अपने चैनल में दिखाया, और कई उन्होंने सामाजिक विश्लेषण किए, कई लोगों की मदद करी। और इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने इस कार्य को खुद से ही किया है। कभी उन्होंने किसी से कोई मदद नहीं मांगी, ना कभी किसी से डोनेशन लिया, क्योंकि उनका मानना था कि मैं खरीद बेचने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बेच नहीं रहा हूँ। वो चाहते थे कि लोग अपनी स्वेच्छा से पढ़ें। तो अब क्या हुआ कि ये इतने सारे वर्ष कार्य करने के बाद, 16 वर्ष कार्य करने के बाद, अभी निखिल जी, कई लोग हैं जो मान्यवर काशीराम जी के साथ मिशन में थे, उनके साथ मिलके वीडियो बना रहे हैं। कई बार वो ये कहते भी हैं कि जैसे चमड़े का काम है या बेल्ट का जो भी हमारा काम है, इस पे हमको आगे होना चाहिए, लेकिन मतलब इसमें हम पीछे हैं। तो वो अर्थशास्त्र के ऊपर भी नॉलेज देते हैं, ठीक है। और अभी कहीं कुछ गलत होता है तो उसको अपने पोर्टल के माध्यम से सामने रखते हैं। तो लगातार मतलब कार्य करने के बाद हुआ ये कि अभी बीते 4 वर्ष में हमको ऑर्डर नहीं आए कोई। एक तो हमारी कुछ पुस्तकें थी, वो प्रिंटिंग के लिए हमने दी थी, और कोविड के कारण भी जो हमारा मतलब ये था कि 3-4 वर्षों में हमें बहुत कम ऑर्डर आए। तो इसलिए हम जितने भी अपने जय भीम भाई बंधु हैं, उनको फोन कर रहे हैं। कोई अलग पर्पज से कॉल नहीं है, किसी सेल पर्पज से कॉल नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से हमसे पुस्तकें खरीदें। और वो पुस्तकें हमने बहुत कठिन तपस्या से लिखी है, 10 वर्षों की मेहनत है उसके पीछे। बाबा साहेब जी के ऊपर है, बौद्ध धर्म के ऊपर है, दलित चिंतन के ऊपर 10 पुस्तकें हैं, जिसके लिए हम सम्मान राशि जो है, आपकी सम्मान राशि इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी दी हुई राशि से हमारी आने वाली पुस्तकों में बाबा साहेब जी की ऑडियो वीडियो लेखनी में कार्य होगा। और ये मिशन के कार्य में हमको बहुत मदद मिलेगी इसमें, जो कि हमारे लिए भी टफ टाइम है। तो उसके लिए हम सिर्फ सम्मान राशि 3,000 मांग रहे हैं। ठीक है कुलदीप कुमार जी, देखिए कोई 3,000 रुपये कोई बहुत बड़ी मतलब रकम नहीं है। क्योंकि देखिए हम सिर्फ इस कार्य को बाबा साहेब जी के लिए कर रहे हैं, और उनके विचारों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इस अच्छे काम में अगर आप सहयोग देंगे तो हमारी मदद होगी। और ये मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब से हम इस कार्य से जुड़े हैं, निखिल सबलानिया जी मतलब कोई चीज को, हर चीज को बाद में रख के सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी बाबा साहेब जी के प्रचार को ही देते हैं। उन्होंने मतलब कोई, मैंने उनको देखा नहीं कभी कोई मौज मनोरंजन करते हुए या कोई पार्टी करते हुए। तो उनके लिए रात दिन 24/7 बाबा साहेब जी और बुद्धिज्म ही है, पिछले 16 वर्षों से जब से वो जुड़े हैं। और बहुत मतलब जो उन्होंने पुस्तकें पढ़ी हैं, और जैसे एडम स्मिथ की पुस्तक उन्होंने पढ़ रखी है, कार्ल मार्क्स को उन्होंने पढ़ा बाबा साहेब जी को पढ़ने के बाद। तो बाबा साहेब जी ने जो जो अपनी स्पीचेस में, राइटिंग में रेफरेंस दिए, तो निखिल जी ने भी पुस्तकें पहले से पढ़ी थी, तो किताबें भी बहुत अच्छी बन पड़ी हैं। तो बहुत मेहनत से लिखी है, और अगर आप लेंगे एक साइड तो बहुत मदद हो जाएगी हमारी, कुलदीप कुमार जी। तो कुलदीप कुमार जी, आप बता सकते हैं आप कब तक सहयोग दे देंगे? मैं आपको पहले, हाँ, आपके व्हाट्सएप तो चलाते होंगे आप? तो हाँ, इसी नंबर से चलाते होंगे। पहले मैं आपको हमारी पुस्तकों की फोटो भेजूंगा। देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब चीजें ग्राउंड पे है, ऐसे ही बात नहीं कर रहा मैं आपसे। पहले आपको मैं फोटो भेजूंगा, प्रॉपर वर्क है पहले, फिर उसके बाद आपको लिंक आएगी जो मैंने आपको बोला, जो हम पोर्टल के माध्यम से भी प्रचार करते हैं। फिर उसके नीचे मैं निखिल जी का वीडियो भेजूंगा, एंड देन उसके नीचे निखिल जी की डिटेल आएगी, और वही डिटेल, अकाउंट डिटेल सब जगह रहती है। आपको उसके, उनके नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजनी है पेमेंट की, और अपना एड्रेस डालना है, प्रॉपर एड्रेस विद पिन कोड। जैसे ही वो आप भेज देंगे, निश्चित मानिए आपकी किताब यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी अगले दिन ही। ठीक है। और ऐसा कोई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूरी डिटेल्स जाके देख सकते हैं। चैनल भी हमारा 2011 का बना हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
जी जी जी। तो आप कह रहे हैं कि आप, मैं आपको 1-2 तारीख को कॉल कर लूँ ना फिर? ठीक है, मैं आपको 2 अप्रैल को कॉल कर लूंगा, मैं आपको डिटेल्स अभी भेज देता हूँ। ओके कुलदीप कुमार जी, सहयोग कीजिएगा और प्लीज कृपया करके फोन जरूर उठा लीजिएगा। जी 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 जी। हाँ, कोई नहीं, किसी कारणवश वो चीज़ होगी होगी, लेकिन मैं आपको जरूर 2 तारीख को कॉल करूंगा और आशा करता हूँ आप सहयोग देंगे, ठीक है? ओके कुलदीप कुमार जी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी देर और कितनी बात करनी पड़ती है। अब इसमें ये तो चलिए अच्छा है कि इन्होंने बात सुनी है, लेकिन अब ये कहते हैं आप कॉल करना। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आजकल तो मैं कुछ टाइम से तो अपने फोन को साइलेंट कर देता हूँ रात में, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी होता है और शारीरिक समस्याएं भी एक कारण है। मैं पहले अपना फोन कभी भी बंद नहीं करता था, चाहे रात को 1 बजे फोन आए, 2 बजे आए, सुबह 3 बजे आए, 5 बजे आए, उठ के मैं हमेशा फोन उठाता था। आपको मैं किस्सा बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा कि एक रिपोर्टर आए और वो कई नेताओं के पास गए, और किसी नेता ने उनसे कहा मैं सो रहा हूँ, किसी ने कहा कि भैया आप कल आना, परसों आना। सिर्फ एक डॉक्टर अम्बेडकर जी थे कि जब वो नेता उनके पास गए तो उन्होंने उनको उसी समय रात में ऐसे कुछ गए और उन्होंने उसी समय उनको टाइम दिया। तो बाबा साहेब जी ने एक बात बोली उस समय कि मैं जग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं, बात सुन लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि हाँ आप 3 को करना, 4 को करना। अरे ये कोई तमीज थोड़ी ना है, ये कोई एटीट्यूड है क्या ये? आपको खुद होना चाहिए कि भैया हमें आगे बढ़ना है, मिशन को आगे लेके जाना है, ये भावना होनी चाहिए। जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं कॉमरेड, साथी, कॉमरेड कहते हैं वो। आपको भी भीम साथी एक मान के चलना चाहिए ना। हमें क्या है, आज परचून से लेके दारू तक की दुकान खोलो, दबा के पैसा आता है कि नहीं आता? बहुत से दलित हैं, पेट्रोल पंप के ठेके मिले हुए हैं, दारू के ठेके मिले हुए हैं, दुकानें मिली हुई हैं आरक्षण से। SC ST राष्ट्रपति बन गए। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग मेरे पास रिटायरमेंट के बाद फोन करते हैं, रिटायर हो गए, 5 साल से रिटायर बैठे, जिंदगी हो गई, जज रिटायर हो गए, सिविल सर्वेंट, IAS ऑफिसर रिटायर हो गए, कभी बाबा साहेब जी का किताब नहीं पढ़ी। और ये मैं अपनी किताब में छापा है इस बार, जो श्रम का विभाजन मैंने। तो जिनकी वजह से शिक्षा मिली, जिनकी वजह से नौकरी मिली, तुम्हारे बच्चे, किसी का बच्चा ऑस्ट्रेलिया में, किसी का बच्चा ऑस्ट्रिया में, किसी का बच्चा न्यूयॉर्क में, तुमने आज तक बाबा साहब जी को नहीं पढ़ा। रामचरितमानस मिलेगी उनके घर में, गीता मिलेगी उनके घर में, पढ़े, मेरे को ऐतराज नहीं है। काला राम सत्याग्रह बाबा साहब जी ने किया था, राम काले थे इसलिए मंदिर का नाम काला राम है, महाराष्ट्र में, जाके इतिहास पढ़िए। बाबा साहब जी ने जैनी जैन समाज के साथ कितनी गोष्ठियां करी हैं, कितना मिलके जैन समाज के साथ काम करना चाहते हैं। आप जाइए पढ़िए, वो तो सबके साथ जुड़े रहे, कितने मित्र उनके ब्राह्मण रहे, उनकी सेकंड वाइफ खुद ब्राह्मण थी। मैं जाति नहीं मानता, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी अपनी जाति पे कोई किताब नहीं लिखी, अपनी जाति पे कोई वीडियो नहीं बनाया। तो मैं चाहता तो था वैसे कि राज और फोन करे, लेकिन कोई बात नहीं। एक एक ये चीज दुख, मैं दुख, बोलिए। हाँ, मैं एक चीज मेंशन करना चाह रहा था कि ये जो मैंने अभी कॉल करी है, एक्चुअली ये तो एक मतलब, क्योंकि अभी बातचीत हो रही है आपसे, ये तो अदरवाइज कई बार कॉल बहुत लंबी भी चली जाती है, क्योंकि उन्हें बताना पड़ता है कि बाबा साहेब जी ने जो हमारे लिए कार्य किया है और क्या क्या कार्य किया है, वो सारे कार्य बता के कि हम उनसे जो जुड़े हैं उनके लिए कर रहे हैं। आज हम जो भी कुछ है बाबा साहेब जी की वजह से ही है। जो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी रोजगार कर रहे हैं,
तो ये चीजें भी उन्हें समझानी पड़ती है। और मैं मेरी जब बात होती है लोगों से तो पता चलता है कई लोग गवर्नमेंट टीचर है, कई लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छा रोजगार कर रहे हैं, लेकिन अच्छी अर्निंग होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी 2-3 हज़ार रुपए पुस्तकों के लिए नहीं निकालना, और बाबा साहेब जी के देखिए लिए नहीं ये कोई, निकालना। और ये बात ये है कि ये कोई पुस्तकें नहीं है, मेरी बात तो आप ही समझिए। देखिए आप, जी पुस्तक अगर आपके पास है, आपके पास ने पढ़ ली है, समय नहीं है, आप गिफ्ट। मैं बताता हूँ, जब मैंने सबसे पहली बार बाबा साहेब जी की किताबें खरीदी थी, तो मैंने 5 किताबें की, एक ही किताब की 5 कॉपियां खरीदी थी 15 साल पहले। जी और एक कॉपी मैंने अपने पास रखी थी, 4 कॉपियां मैंने गिफ्ट कर दी थी। जी। पहले तो मैंने 200-200 कॉपियां खरीद खरीद के गिफ्ट करी, लोगों को बांटी है। हाँ जी, वही मैं ये बात बोलना चाह रहा था। मैंने बौद्ध बौद्ध बुद्ध विहार है जो मंदिर मार्ग पर, वहां पे प्रतियां थी। तो वो लोग बनते हैं, तो वो डोनेशन को देता था, तो उसको प्रति देते थे। तो मैंने कहा लाओ भंते जी मेरे को दे दो, आप क्यों डोनेशन की परेशानी करते हो। तो मैंने उसमें 1 रुपया नहीं बचाया, उल्टा मेरी और मेहनत लगती थी, मुझे उसे पैक करके भेजना पड़ता था लोगों के पास। और जो पैसा आता था उसमें सिर्फ 500 रुपये लेता था, और 400 रुपये गए भंते जी के पास, 100 रुपये डाक खर्च में चले जाते थे। 5 किलो की तो किताबें होती थी उस समय वो, तब थोड़ा डाक भी सस्ता था। मैं आपको बताता हूँ, जब किताबें भेजने के लिए, अब तो हम 1.5 1.5 2 2 घंटे 3 3 घंटे तो लाइनों में लग लग के डाक खाने में हमने किताबें भेजी है। मैं सुबह सुबह निकलता था डाक खाने जाने के लिए, 8:30 बजे डाक खाना खुल के सुबह 8:30 बजे जाके किताबें लेके जाता था। और मुझे याद है कि एक दो, मैं आपको वाक्य बताता हूँ कि एक बार मैं स्टेशन से किसी ने किताबें लेकर आया, तो मैं यूं कुली की तरह यूं यूं रख के 25-30 किलो का सामान की किताबें, मतलब वो लेकर मैं आ गया। और एक बार मैं किसी प्रकाशक के यहाँ से किताबें लेके आ रहा था, तो वहाँ बहुत सारी हीरे जवाहरात की दुकानें थी। तो मैंने कहा यार ये लोग अच्छे हैं मुझसे, तो जरा सा हीरा पत्थर बेच रहे हैं और लोग बेवकूफों की तरह आके इनके पत्थर खरीद रहे हैं। तो मैं ये लेके जा रहा हूँ, हम्म, ये क्या है ये बाबा साहब के विचार घसीट रहा हूँ मैं। किसके लिए? इनके लिए कि जिनको पत्थर की कीमत और विचारों की कीमत नहीं है। जी। खैर, फिर भी बहुत लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, ऐसी जिससे बात हम नहीं। जिंदा हैं, अगर हम ये काम को कर रहे हैं और जिंदा है उनकी वजह से। तो जी। हमने, मैं 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 यहाँ ये पे। भी, मैं थोड़ा सा धार्मिक भी हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि आप अच्छे काम से अपनी रोजी रोटी कमाओ, और हमने तो बहुत अच्छे काम से कमा ली जो कमाई। क्योंकि हमने रोजी रोटी कमाने नहीं निकले थे, बात लोग समझ नहीं आई लोगों को। लोग समझते हैं रोजी रोटी ना तो ये व्यापार है, ना ये रोजी रोटी है। हम्म। ये भविष्य की प्लानिंग है। और ये कई हमारे लोग, भारत मैं को भी मजबूत बनाने की, हमारे भारत की हम्म, अर्थव्यवस्था को और हमारे भारत के समाज को सुधारने की प्लानिंग है। अब आपके ऊपर है, जी आप देखिए 10,000 करोड़ रुपया मोदी जी खर्च करेंगे, 15,000 खर्च करेंगे, और पूंजीपतियों के हिसाब से सरकारें चलेंगी। और मैं मोदी जी की अकेली बात नहीं करता, सारी सरकारें ऐसे करती, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस ने सारे पूंजीपति खड़े किए हैं, लेकिन पैटर्न वही चल रहा है। तो आप कैसे एक होंगे और तैयार होंगे? बताओ जल्दी से, टाइम कम है, आज क्या कह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसमें जो अभी तक बात हुई है उसमें ऐसा नहीं, कुछ लोग भी है जो अच्छे हैं, जो समझते हैं और जो सहयोग भी देते हैं। तो मतलब मैं उसी बारे में अगर बात ना की जाए, थोड़ा ये भी बताया जाए कि कुछ लोग हैं, कुछ परसेंट कुछ लोग हैं जो समझते भी है और हमें आपको जानते भी है और सहयोग भी कर देते हैं। कई लोग आपको जानते हैं और कहते हैं सहयोग करेंगे पर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें और अनजान कुछ लोग लोग भी है। ऐसे भी रहे, 2 4 लोग ऐसे भी रहे, लेकिन 2 4 लोग इतने 3 सालों में कि जिन्होंने बुक्स भी नहीं ली है और डोनेशन भी दी है, लेकिन 2 4 लोग ही हुए जी हैं। हाँ, ऐसे भी। हाँ, कई कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप, मतलब हमारी खुशनसीबी कि आपने हमें फोन किया। और वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते और वो पुस्तकें हमसे लेते हैं, इन और कई चंद कुछ। लोगों की वजह से जो इन चंद लोगों की वजह से जो है ना, वो जितने भी काम हो रहे हैं वो इन चंद लोगों की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल खैर, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। मोबाइल नंबर दे देता मैं हूँ। आपको हमारा सेट चाहिए हो तो मैं आपको राजीव का मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ये नंबर है मेरे पास, यहाँ पर है। राजीव आप ही बोल दो, मेरे यहाँ पे लाइट पड़ रही है, मुंह में पढ़ नहीं पा रहा। जी, मेरा नंबर है 8527 हाँ बोल दो आगे। 338138। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार: 8527 338138। ये राजीव का नंबर है। आपको अगर पुस्तकें चाहिए हो या वैसे डोनेशन हमारे काम के लिए करना हो,
हमारा चैनल अम्बेडकर टाइम जरूर देखिए, उस पर हम अब विज्ञान के ऊपर बड़ी अच्छी सीरीज बना रहे हैं कार्यक्रमों की, ताकि लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच हो। कुछ लोग जब फोन करेंगे राजीव को, कुछ लोगों को ये भी होता है कि भाई मेरे पास डोनेशन मेरे पास आ रही है नहीं आ रही, तो मेरा नंबर भी राजीव आप दोगे, मैं दूं? नहीं, मेरा आपका नंबर भी नंबर आप ले भी मैं लीजिए। है। जी जी। 8527533051। 8527533051, लेकिन मुझे तभी फोन करिएगा जब आपकी पहले राजीव से बात हो जाएगी। और हमारी वेबसाइट पे भी आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, nspmart.com, nspmart.com। तो मैं ये कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। कोई और बात कहना चाहते हो राजीव आप? जी, हमें मेरी लोगों से, जितने भी हमारे जो लोग देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा आप अपनी मतलब क्वालिटी पे भी ध्यान दें, कंटेंट पे भी ध्यान दें। क्वांटिटी पे मत ध्यान दें कि ज्यादा किताबें आएंगी और उसके अंदर बेशक कुछ आपके अंदर, उसके अंदर बेशक कुछ लिखा नहीं होगा और वो बेकार, एक तरीके से रद्दी के समान है। तो कंटेंट पे ध्यान दें, क्वालिटी पे ध्यान दें, वो मैटर करती है जो हमारी बिल्कुल पुस्तकों बिल्कुल। में है। मैं जो लिखता हूँ ना, मैंने इतना सारा जब पढ़ता हूँ उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि वो इतना सा क्या मैं ऐसा दूं जो कि क्वालिटी वाला चीज हो। ये है। जी जी। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। और